एवरीवन, क्या हालचाल। तो आज हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेस इन सॉल्ट को पढ़ने। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर सेकंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंट्रोडक्शंस और एक टॉपिक को यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिड और बेस के बेसिक बारे में। ठीक है, तो एसिड और बेसिक को हम लोग किस तरीके से, एसिड बेस को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एसिड और बेस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो दो बेस पे करेंगे। पहला हम लोग करेंगे कलर के बेस पे, दूसरा हम लोग करेंगे टेस्ट के बेस पे। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टेस्ट के बेस पे बात करते हैं कि एसिड बेस को टेस्ट के बेस पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, श्योर होता है, मतलब ये खट्टा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेस के टेस्ट की, तो बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है। ये बात अपनी याद रखना है, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट के बेस पे। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बेस पे, कलर के बेस पे अगर हम लोग बात करें, तो कलर के बेस पे क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर होता है, एसिड के कांटेक्ट में जाने के बाद ये ब्लू लिटमस पेपर हमारा कैसा हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एसिड के कांटेक्ट में जाने के बाद जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको कन्वर्ट कर देता है रेड में। ये अच्छे से याद रखना है। बात करें अगर बेस के बारे में, तो बेस में क्या करता है कि जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर होता है इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ब्लू लिटमस पेपर के अंदर, या ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है किसको, रेड लिटमस पेपर को। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है किसके बारे में, टेस्ट के बेस पे, और हम लोगों ने बात कर लिया है कलर के बेस पे, एसिड और बेस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे लिटमस पेपर की रिगार्डिंग, ठीक है, कि लिटमस पेपर हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो लिक्विड है वो एसिड है या बेस है। तो ये लिटमस पेपर क्या है, तो ये एक तरह से हमारा क्या होता है, इंडिकेटर होता है। क्या होता है ये, एक तरह से हमारा इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब जो जो चीज हमारी इंडिकेटर होती है, इंडिकेटर मतलब कोई चीज हमको बताती है, नोटिफाई करती है कि चीज ये है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो हमारे दो टोटल क्या है, दो टाइप के। तो पहला जो टाइप है वो हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचर के द्वारा मिला है। तो हम लोग पहले जो बात करने जा रहे हैं वो लिटमस पेपर, जिसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, नेचुरल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है ये प्लांट का जो कोर्क होता है ये इससे बनता है। तो प्लांट से कोई भी सब्सटेंसेस अगर मिलता है या उससे कोई प्रोडक्ट बनता है तो एक्चुअली वो नेचुरल ही माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास टर्मिक है, जो कि हमारे पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर होती है। सेम चीज रेड कैबेज जो लीव्स होती है ये भी हमारी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, वापस यहाँ पे टर्मिक आ गया। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो ये है कि कुछ प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, उसके जो पेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। जैसे अगर कुछ प्लांट की मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमको एग्जांपल में दिया गया हाइड्रोजीनिया, और यहाँ पे है पिटीना, और दूसरा है ग्रेनियम। तो ये कुछ प्लांट के जो पेटल वाले पोर्शन होते हैं, पेटल वाला जो पार्ट होता है, ये भी हमारे तरह एक तरह से इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये जो हम लोगों ने बात किया है, ये हम लोगों ने किया है नेचुरल इंडिकेटर के लिए। ठीक है, तो अब मैं जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ वो है हमारे पास क्या, सिंथेटिक, या बोले तो आर्टिफिशियल जो है इंडिकेटर। ठीक है, तो यह सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। ठीक है, अब इसमें दो आते हैं, एक आता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फिनोलेथिलीन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, या तो बोलते आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है। एग्जाम्पल याद रखनी है, नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं, और ये दोनों हमारे किस में आते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे कुछ इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से जो है कि एसिड और बेस आइडेंटिफाई करते हैं कलर के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है। तो यहाँ पे हमको दिया गया कि स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम अ रेडिश ब्राउन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक व्हाइट कलर कपड़ा है जिसके ऊपर क्या है, कड़ी गिरी। अब जब कड़ी गिरी तो फिर उसको साफ करने के लिए हम लोगों ने यूज किया किसको, सॉप को, मतलब साबुन के डिटर्जेंट को हम लोगों ने यूज किया उस कड़ी को साफ करने के लिए। तो मान लो कि वो जो व्हाइट कपड़ा था उस पर जब हमारे पास क्या ये कड़ी गिरी, तो कड़ी का जो कलर था वो येलो था। ठीक है, बाद में जब हम लोगों ने उसको साबुन या सॉप लगा के जब उसको साफ करने की कोशिश की, तो उसका कलर क्या होगा, चेंज हो गया। और कलर चेंज कैसे हो गया, इसका रेडिश ब्राउन हो गया। अब जैसे रेडिश बनाउन हुआ, तो इसी हमको पता चल गया कि जो हमारा बेस है, जो हमारे पास साबुन है, जो सॉप है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर है। ठीक है, जिससे हमको पता चल गया कि जो हमारे पास सॉप है उसका जो नेचर वो कैसा है, बेसिक नेचर है, जिसकी जो करी थी उसका कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया, और वो हो गया हमारे पास रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसको याद रखना, और इसका मतलब जो उसको हम लोग साफ करने रहे थे।
तो ये चीज हमारे केस के बारे में दिया गया था, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखने जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो पढ़ने जा रही है हम लोग एक देखने जा रहे हैं कि एसिड बेस जो है वो लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ द नेचुरल कलर इंडिकेटर के बेस पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ले लिया दो नेचुरल इंडिकेटर और फिर दो हमने ले लिया किसको, आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग ने ले लिया है क्या, रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर का सोल्यूशन लिया है। उस रेड लिटमस पेपर सोल्यूशन के अंदर जैसे ही हम लोगों ने क्या किया कि एसिड के अंदर जब डिप किया तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया, मतलब रेड लिटमस पेपर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है जब इसको हम लोगों ने एसिड के अंदर डिप किया, ठीक। अगर मैं बात करूं बेस के बारे में, तो बेस के अंदर जैसे डिप किया तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट किस में हो गया, ब्लू लिटमस पेपर में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करें तो ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास। ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन के अंदर जैसे ही एसिड को हमने डिप किया तो इसका कलर कैसे हो गया, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एसिड ने क्या करा कि ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर दिया रेड में। अब अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस के अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना है। ये बात होगी हमारे नेचुरल इंडिकेटर की। मैं बात करने जा रहा हूं अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में, जो कि हमने क्या पढ़ा था, फिनोलैथलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर थे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जब इसको मिथाइल फिनोलैथलीन को जब मैंने एसिड के अंदर डिप किया तो इसका कलर कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक। और जैसे मैंने बेस के अंदर ऐड किया तो इसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। ये इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलो मिथाइल ऑरेंज की मैं बात करता हूँ। तो मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन के अंदर जैसे मैंने एसिड को डिप किया, मिथाइल ऑरेंज को एसिड के अंदर डिप किया तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड, और इसका बेस का कलर कैसा हो गया, येलो, ठीक है। तो ये हमने ले लिया था नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और यहाँ पे ने ले लिया था नेचुरल इंडिकेटर। दोनों का केस को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और अच्छी चीज है। जैसा भी हम लोगों ने बात की थी एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर रहे थे हम लोग टेस्ट की बेस पे, कलर की बेस पे आइडेंटिफाई कर रहे थे। वैसे हम लोगों ने देखा होगा कि आपने कभी कोई चीज खाने वाली चीज होती है तो उसको हम लोग एक बार स्मेल कर लेते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। अगर स्मेल इसकी खराब आ रही है तो इसका मतलब ये खराब हो चुका है, अगर अच्छी है नॉर्मल है तो वो अच्छी है, मतलब खा सकते हैं। उसी के बेस पे यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कुछ चीजों को, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है कि हमारे नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर लगे होते हैं, सेल्स होती है जो हमारे नोज के अंदर लगे होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं किसी भी स्मेल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज खाने वाली है, ये चीज खराब होगी। समझ गए बात को। चलो तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि देयर आर सम सब्सटेंसेस, है ना, देयर इज सम सब्सटेंसेस ऑर्डर टू चेंज ऑफ द एसिडिक और बेस मीडिया, ठीक है। तो जब भी किसी सब्सटेंसेस को हम लोग, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब एसिड और बेस से कांटेक्ट में जाते हैं तो इनकी जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे हमको यहाँ पे वेनिला, ओनियन और क्लिव दिया गया, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने जाए कि देखो जब इन तीनों को हम लोग एसिड के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो इसकी स्मेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, लेकिन जैसे ये बेस के अंदर जाते हैं तो इनके अंदर स्मेल के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, है ना। इसके बेस के अंदर क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, इसको याद रखना है। तो एसिड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में जाने के बाद इनकी स्मेल के अंदर चेंजेस आ जाती है, ठीक है। इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अपना जो सबसे मेन टॉपिक है वो यहाँ से अपना क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब मेन टॉपिक क्या है कि हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल, मतलब यहाँ पे हम लोग एसिड को और बेस को क्या करा रहे हैं, मेटल से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो यहाँ से जो हमारा सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि एसिड की रिएक्शन लोग किससे करवा रहे हैं, मेटल से करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी डिफिनेशन लिखी है कि मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है किसको, हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द एसिड। तो मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है किससे, जब एसिड से रिएक्शंस होती है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ द सॉल्ट। तो एक कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, सॉल्ट। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारे हर टॉपिक का इस तरीके से क्या होगा, एक रामबाण होगा, है ना। इसको अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि ये बेसिक ट्रिक वाली चीज है कि जैसे देखो यहाँ मोरल साइंस क्या है या मोरल स्टोरी क्या है, यहाँ पे इसको समझना कि अगर मैं एसिड की रिएक्शन में अगर मेटल से कराता हूं तो हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो एरो से इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। वैसे पता होगी लेकिन फिर भी याद रखनी है। और एरो की इस तरह वाली जितनी चीजें होती है सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट किसकी कौन कौन सा है, एसिड और मेटल। तो रिएक्टेंट साइड जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसको याद रखना। इस पे हम लोग एग्जांपल को देखते हैं। चलो यहाँ पे पूरी एक्टिविटी दी गई। अब एक्टिविटी में देखो पहले क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं वो चीज को अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जिंक, ठीक है। जिंक एक मेटल होता है
और यहाँ पे हमने ले ली H2SO4, ठीक है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इस मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड की जैसी रिएक्शन कराए तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब भी रिएक्शन हम लोग एसिड और मेटल की कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट दोनों हमको देखने को मिल रहा है। रिएक्शन किसके किसके बीच में कराया, एसिड और मेटल के बीच में कराया। ये चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज जो बॉक्स में लिखा गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आराम से बन जाएगा। बस फाइंड क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है कि एक एसिड होना चाहिए, दूसरा मेटल। अगर ये चीज फाइंड कर लिए तो यही प्रोडक्ट ही बनेगा। एक तो हाइड्रोजन गैस निकाल देना, बचा हुआ सब क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। समझ गए बात को, इस तरीके से करना है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एक्टिविटी, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये चीज समझ में आई, इस एक्टिविटी में यही चीज ले रहे हैं हम लोग। एक तरफ हम लोग मेटल को ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग ने क्या ले लिया है, एसिड को लिया है, और सॉल्ट बना रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट बना दिया क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या क्या ले लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, डाइल्यूट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर किसी भी एसिड के अंदर पानी को थोड़ा सा ऐड कर देना, उसकी कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा सा कम कर देना, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। आपने सुना है कंसंट्रेशन और डाइल्यूट। कंसंट्रेशन मतलब ये प्योर है, अच्छा है, बहुत पावरफुल केमिकल होता है। बट डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, इसकी जो पावर है इसको कम कर दिया गया है वाटर वगैरह को ऐड करके। तो डाइल्यूट का मतलब यही है। डाइल्यूट का मतलब जो अपनी पावर है, पावर से ये थोड़ा सा कम है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वरना किसी भी एसिड में डाइल्यूट अगर लगता है, इसका मतलब जो उसकी पावर है, ओरिजिनल जो पावर, उससे ये पावर क्या है इसकी कम है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। अगर यहाँ पे अच्छा वाला होगा, प्योर होगा, तो लिख देंगे वहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड मतलब इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योर है, स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसा समझना है। और अगर मान लो डाइल्यूट है तो मतलब इसका अपनी पावर से क्या है, ये थोड़ा सा कम है, डाइल्यूट याद रखना है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे करा दी, जिंक से कराई। मतलब ये हमारे पास एसिड है, ये मेटल है। अब एसिड मेटल की हम लोग जानते हैं रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट तो ZnSO4 बन गया, ZnSO4 ZnSO4, तो हमको ये प्रोडक्ट के फॉर्म में तो मिल गया। लेकिन ये गैस के बारे में जो एक्टिविटी है, ज्यादातर डिपेंड है गैस के आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो किसके बेस पे आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये जो एक्टिविटी है ज्यादातर ये आइडेंटिफाई करने के लिए किसके लिए बनाई गई थी, हाइड्रोजन गैस की। कैसे आइडेंटिफाई करते, चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने एक्टिविटी को किया, एक्सपेरिमेंट को किया, मतलब एसिड और मेटल को जब यहाँ पे रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे एक जो गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। अब हमको मालूम है हाइड्रोजन गैस निकली। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस टाइम के, तो कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, तो जब इसकी रिएक्शन कराएगी तो जो सॉल्ट था ZnSO4, तो वो यहीं कहीं पे रह गया, ठीक है, वो यहाँ पे था टेस्ट ट्यूब के अंदर। गैस से तो गैस तो यहाँ रहेगा नहीं, गैस तो वो मूव करेगा, है ना, हल्की है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अभी गैस इधर से निकले, लेकिन कौन सी गैस है ये पता नहीं था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि ऑक्सीजन है, कि हाइड्रोजन है, ये कौन सी गैस है। अच्छा, उसको पता करने के लिए एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस गैस को पहुंचाएगा किसके अंदर, एक बीकर के अंदर पहुंचाएगा, ठीक है। ये बीकर के अंदर इसको पहुंचाएगा। बीकर के अंदर एक सोल्यूशन घोला गया, जो कि हमारा क्या है, सॉफ्ट सोल्यूशन, मतलब साबुन का घोल, है ना। तो आपने देखा होगा साबुन वगैरह का जो घोल हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर बबल्स वगैरह बनते हैं। पानी या डिटर्जेंट के जो पानी के अंदर घोलते हैं तो उसके अंदर बबल्स बनते हैं, सेम केस। तो अब यहाँ पे जो है कि हमारे पास साबुन के अंदर इसको घोल दिया। अब यहाँ साबुन के अंदर घोल दिया, पाइप का हमने क्या करा, पानी के अंदर डिप कर दिया, पानी के अंदर उसको मैंने डिप कर दिया, और पानी यहाँ ऊपर तक है, साबुन सोल्यूशन, ठीक है, जो डिटर्जेंट सोल्यूशन वो इसके ऊपर तक है। अब यहाँ से जो गैस निकल रही है, गैस आ रही है, गैस आ रही है, यहाँ पे निकली। अब जो गैस निकल रही है वो बबल्स बन के निकल रही है, ऐसा देखा ही होगा आपने, बचपन में खेला होगा, या आजकल भी मार्केट में मिलने लग गया है ना। एक होता है डब्बे में लिक्विड होता है कलरफुल, निकालो फूक मारो वो बनता है गैस, है ना, उससे उसी तरीके से। तो अब ये जो गैस निकल रही है, अभी ये सारा सेटअप कर तो दिया, लेकिन तभी पता नहीं चला कि कौन सी गैस है। तो अब क्या किया कि जो बबल्स है ना, यहाँ से जो गैस निकल रही थी, बबल्स के फॉर्म में निकल रही थी, गुब्बारे के फॉर्म में निकल रही थी। अब इसके बाद इसको क्या किया, एक कैंडल से इसको बर्न किया, मतलब जो बबल्स थी उसको ले जाके कैंडल से बर्न किया। और जब वो कैंडल के पास, उसके पास लेके गए बबल्स के बाद, तो ये फूट रहा था, और इसमें से आवाज आती, पॉप पॉप साउंड किस तरीके से आवाज आ रही थी। अब आवाज आ रही है और जो कैंडल वो बुझ भी नहीं रही है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगर वो बबल्स निकलता, फूटता, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, तो कैंडल बुझ जाता। तो इसका मतलब जो गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, साउंड आ रहा था, और वो बर्न, जो कैंडल था वो बर्न भी हो रहा था। अच्छा, मान लो सर ऑक्सीजन थी इसलिए जल रहा था। अगर ऑक्सीजन रहती तो ये फ्लेम और ज्यादा जलती, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लेम को जलने के लिए, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन और ज्यादा अगर ज्यादा मिले तो और अच्छे से जलता है, समझ गए। क्योंकि आपने देखा लकड़ी वगैरह जलाते धुआं निकलता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसलिए वो धुआं निकलता है। तो जितना प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो फ्लेम उतनी अच्छी बनेगी, आग उतनी अच्छी लगेगी। आगे बात समझे। तो आग भी नहीं बुझ रही है, और आग बहुत ज्यादा भड़क भी नहीं रही है, आग बहुत ज्यादा जल भी नहीं, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस नहीं है। तो उससे ये जो पॉप ऑफ साउंड आया ना, पॉप पॉप, इससे आइडेंटिफाई हुआ कि जो गैस है ना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ना ही ये ऑक्सीजन है, ये दोनों गैस नहीं। ये है गैस कौन सी, ये गैस है हाइड्रोजन।
तो ये जब भी आप पूरे साइंस के अंदर अगर इस तरीके की गैस का इंडिकेटर है कि गैस रिलीज हो रही थी और इसको जब हम लोगों ने बर्न किया तो पॉप पॉप साउंड आ रहा है, पॉप साउंड इंडिकेट ही करता है किसको, हाइड्रोजन गैस को। तो यहाँ से जो गैस निकल रही थी वो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, क्योंकि जो बबल से उसको जब बर्न किया गया कैंडल की हेल्प से तो वो जो हो रहा था वो जल रहा था, मतलब वहां पे पॉप अप साउंड आ रहा था। पॉप अप साउंड इंडिकेट करता है जो गैस, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस थी। ये पूरी सेटअप का ये मतलब था, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां से सबसे मेन टॉपिक अपना क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्ट क्या है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, सॉरी बेस एंड मेटल। यहाँ पे जो रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग बेस की मेटल के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने एसिड के साथ बेस की करवा, एसिड के साथ मेटल की करवा दी। अब हमें बेस की करवाने जा रहे हैं किसके साथ, मेटल के साथ। अच्छा मेटल के साथ करा रहे हैं। अच्छा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसिड की रिएक्शन जब भी हम लोग किससे कराते हैं, मेटल की, तो प्रोडक्ट फॉर्म में हमको क्या मिला था, मेटल के फॉर्म, प्रोडक्ट के फॉर्म को क्या मिला था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मिला था। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग करवा रहे थे एसिड के साथ, बस इसको रिप्लेस कर दो बेस, प्रोडक्ट तो यही मिलेगा। बेस की रिएक्शन मेटल से करा रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा यहाँ पे ट्रिक में बताते हैं, वैसे एसिड बेस में पढ़ रहे हैं तो बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस में नाम आ जाए क्या, हाइड्रो ऑक्साइड, क्या नाम आ जाए, हाइड्रो ऑक्साइड। अब जैसे ये नाम दिखे तो इसका मतलब समझ आना जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, बेस। ये चीज याद रखना है। हाइड्रोक्साइड जब भी दिखे, हाइड्रोक्साइड किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस में दिखे कि हाइड्रोक्साइड है तो इसका मतलब ये क्या है, एक्चुअली में बेस है। अगर सर अगर ये मान लो, चलो हम लोग बेस को फाइंड कर लेते हैं सर कि हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है एसिड में, तो बेटा आप जानती हो कि एसिड में लास्ट में नाम में ही क्या जाता है, एसिड। तो एसिड के लास्ट में ही मैक्सिमम में यही केस में होता है, मैक्सिमम केस में यही होता है कि जो बेस होता है वो उसके नाम में क्या जाता है, हाइड्रोक्साइड, और जो एसिड होता है उसके नाम के लास्ट में भी क्या जाता है, एसिड। तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई, नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बेसिक बात है, कुछ के लिए डायरेक्ट अप्लाई यही होता है, ठीक है। ये चीज को याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने पे। तो यहाँ हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम लोगों ने किससे करा दी, मेटल, मतलब बेस की रिएक्शन करा दी किससे, मेटल। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमको सोडियम जिंकेट दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक तरह से क्या है, सॉल्ट है। और यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। आ रही बात समझे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस अपने को याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे क्या रहा है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट, है ना, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। चलिए रिएक्ट विद एसिड ही है, ठीक है, रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ। अब बात करते हैं इनके मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट जैसे मान लो Fe मेटल हो गया। कार्बोनेट की बात करूं तो CO3 की बात करता है। CO3 एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कार्बोनेट को इंडिकेट करता है। आई बात समझ, Fe क्या है, मेटल, कार्बोनेट क्या है, CO3। आई बात समझ में। मैं बात करने जा रहा हूँ मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की। तो मेटल क्या हो जाएगा, यहाँ से Fe ले लो, हाइड्रोजन से ले लो H, यहाँ से क्या ले लो, CO3। बनेगा क्या टोटल प्रोडक्ट, H क्या बनेगा प्रोडक्ट, बनेगा FeHCO3। क्या बनेगा, आयरन, क्या बनेगा हमारे पास, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। क्यों, क्योंकि देखो मेटल क्या हो जाएगा, आयरन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ से कार्बन CO3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeHCO3, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बन, मेटल हाइड्रो। ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें बोली गई है। बाकी इसकी मोरल जो समरी है वो ये रही, ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। क्या है, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट हो, उसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाएं, एसिड से, तो हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये बात को याद रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखने यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट। क्या दिया गया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं, HCl से, मतलब बोले तो एसिड से करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बस समझ, क्या किससे करा, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराया, एसिड से। बोले तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराया, एसिड से। प्रोडक्ट क्या मिला, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहा है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो अच्छा देखो यहाँ पे और का साइन लगा हुआ, इसका मतलब दोनों की रिएक्शन अगर एसिड से करवाते हैं अलग अलग करके तो प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो, ये क्या था सोडियम कार्बन, ये क्या है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, उसके रिएक्शन किससे करवा रहे हैं HCl से, प्रोडक्ट क्या मिला NaCl H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की रिएक्शन, दोनों की रिएक्शन हम लोगों ने किससे करवा ली है, एसिड से करवा ली। अब जैसे एसिड से करवाई तो प्रोडक्ट क्या मिला, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये याद रखना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बॉक्स वाला है, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो ये सारी चीजें आराम से आप इक्वेशन वाली चीजें बना लोगे, ठीक है। तो इसमें मैं क्वेश्चन वगैरह भी दे दूंगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है मेंटोर एक्स नोट, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सारा इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा। मेंटोर एक्स नोट टेलीग्राम है, वहां पे मिलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे नोट पॉइंट भी दिया है कि ऑन अ पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम लोग कांटेक्ट किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास लाइम वाटर यही है। अब इस लाइम वाटर की जब हम लोग किसके थ्रू गैसेस पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तो होता क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है काफी ज्यादा, ठीक है। मतलब एक तरह से चूने का जो पानी होता है ना घुला हुआ, पेंट वगैरह करते हैं उसी ये वही चीज है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब हम लोग चूने का जो पानी घुला हुआ होता है उसको जब हम लोग वॉल पे पिंड करते हैं, वॉल पे जब हम लोग उसको पिंड करते हैं, तो वॉल पे जब पिंड करते हो उस टाइम आपने देखा होगा कि जब हम लोग चूने का पानी को जब पिंड करते हो, चूने के साथ पानी को घोल के जब पिंड करते हो तो उस टाइम तुरंत कलर नहीं आता व्हाइट वाला। आता कब है, जब वो वेपराइज होता है, मतलब जब धीरे धीरे सूखता है, जो वाटर होता है वेपराइज होता है, समझ गए। तो पानी जो धीरे धीरे जब सूखता है और जो वो धीरे धीरे पानी जो वेपराइज होता है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है। जो पतली सी एक लेयर बनती है, जो थिन लेयर बनती है, वो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट सब्सटेंसेस बनाता है। तो एक पतली सी लेयर आती है, तो आपने पेंट करने के बाद कुछ देर बाद देखा होगा कि धीरे धीरे वॉल क्या होने लग जाती है, व्हाइट होने लग जाती है। मतलब धीरे धीरे जो दीवार होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कलर होने लग, मतलब कलरफुल आने लग जाती है, जिस वजह से वो हमको व्हाइट दिखाई देती है। तो वाटर होता है ये हमारा वाइपर बन के बाहर रिलीज हो जाता है। बचता क्या है, ये वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है वॉल पे, जिसको जैसे मकान वगैरह होता है बिल्कुल नया दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया कि अगर हम लोग क्या कराते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को अगर हम लोग ज्यादा इससे रिलीज करवाते हैं, मतलब एक्सेस अमाउंट में इसकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में, तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम का हाइड्रोकार्बोनेट, और जो कि एक तरह से हमारी क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, सॉल्युबल होना, पानी के अंदर ही घुल सकता है। आई बात समझे कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग एक्सेस अमाउंट में, यह चीज याद रखना, एक्सेस अमाउंट में, नॉर्मल अमाउंट में नहीं, एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमको मिलता है क्या है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि एक हमारे पास क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। और अच्छा, इसी का यूज हम लोग करते हैं लाइमस्टोन, चौक, मार्बल एंड डिफरेंट अलग कैल्शियम कार्बोनेट के मटेरियल को बनाने के लिए यूज करते हैं इसका। आई बात समझे। तो जो चौक वगैरह, मार्बल वगैरह बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के ही प्रोडक्ट्स है या उसी के सब्सटेंसेस हम लोग इसको बनाते हैं, जिसकी वजह से वो व्हाइट होता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। तो ये रहा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्या है भाई कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा कि एसिड की रिएक्शन मेटल से करवा रहे हैं, ठीक है, बेस की रिएक्शन मेटल से करवा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमको प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड H2 वगैरह देखने को मिला था जब हम लोगों ने मेटल कार्बन, मेटल हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करा दी किसके साथ, एसिड के साथ। तो प्रोडक्ट में हमको मिला था सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, ये सब लोग देखा था, एसिड के बेस के रिएक्शन करा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बेस भी काफी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अभी आपने देखा कि जब भी हम लोग एसिड की बेस की रिएक्शन कराए तो अलग अलग हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिला था। तो एसिड भी अपने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस भी काफी ज्यादा अपने में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब अलग अलग इन स्ट्रॉन्ग की अलग अलग मेटल से जब रिएक्शन कराए तो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे थे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ होने जा रहा है ये कि एसिड और बेस को दोनों को आपस में ही रिएक्शन करा, मतलब दो अलग अलग पावरफुल केमिकल सब्सटेंसेस को आपस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। ऐसे समझो जैसे दो पावरफुल अलग अलग गैंग है, या जो भी चीज समझो, अलग अलग दो गैंग है और वो बहुत पावरफुल है। अगर दोनों में आपस में बहुत लेवल की भड़ंत या झगड़ा हो जाए या लड़ाई हो जाए आपस में, तो दोनों दोनों बहुत एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे और दोनों आपस में क्या होंगे कि सब लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। छोड़ो लड़ाई झगड़ा, कहीं मतलब नहीं, सब लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। पावरफुल जब दो आपस में लड़ते हैं तब।
एक्चुअली में बात भी यहाँ पे ये वही हो रही कि एसिड भी अपने में बहुत पावरफुल है, बेस भी अपने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में जब लड़ेंगे तो चीजें न्यूट्रल हो जाएगी, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, रिएक्ट क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एन एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर दैट इज फॉर्म बाय द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हम लोग एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं आपस के अंदर, तो ये लोग हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके नाम में ही दे दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब न्यूट्रल। अब दो पावरफुल लड़ने वाली चीज आपस में लड़के भिड़ंत के बाद क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। और आपस में दो पावरफुल न्यूट्रल भी होते हैं। दो पावरफुल कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, क्योंकि दोनों को मालूम है कि वो भी पावरफुल मैं भी पावरफुल हूँ, तो जो लड़ाई होगी बहुत भयंकर होगी, काफी दिन तक चल सकती है और काफी लंबी भी चल सकती है, समझ गए। तो इसलिए वो आपस में दोनों न्यूट्रल लेंगे, तो आसपास के जो छोटे मोटे लोग उनसे ही लड़वाते रहेंगे, वो सब आपने देखा होगा वॉर वगैरह के अंदर, उसी तरीके की चीजें यहाँ पे भी चल रही है कुछ। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया बेस, बेस की रिएक्शन जब भी हम लोग कराएंगे एसिड के साथ, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर भी क्या होता है, सॉल्ट भी डिपेंड करता है एसिडिक बेसिस पे, बाकी वाटर आपको मालूम न्यूट्रल है, पीएच 7 होता है, ठीक है। चलिए इसी पर हम लोग एग्जांपल को देखने जा रहे हैं। एग्जांपल हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने क्या बोला था कि जब भी हाइड्रोक्साइड नाम आए, जब भी मैंने बोला था कि हाइड्रोक्साइड नाम आए, तुरंत पकड़ लेना कि क्या है, बेस। बाकी देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में क्या दी गया, एसिड, मतलब ये क्या है, एसिड है। इसमें क्या आ रहा है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जब भी आएगा समझ जाना है कि बेस की बात हो रही है, बेस है। तो यहाँ पे क्या है, बेस, ये है एसिड। प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिले, सॉल्ट प्लस H2O। प्रोडक्ट में फॉर्म में क्या रहता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारी रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद हमारा आएगा इसके नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देख लेना अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो पार्ट सेकंड आने वाला है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।